दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं गंगाराम राजी जी। गंगाराम राजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बातचीत के मंच पर। और ये आपकी मेहरबानी है कि आपने समय निकाल के मुझे समय दिया। ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरे को इस मंच पर आपने लाकर खड़ा किया, अरविंद जी। जी सर। दोस्तों, मैं गंगाराम राजी जी के बारे में थोड़ा बहुत जो परिचय मेरे पास है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। बाकी तो इनसे हम बातचीत करेंगे। गंगाराम राजी जी जो हैं वो हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं और अब 2002 में वो रिटायर हो गए। इन्होंने 9 उपन्यास लिखे हैं, 280 के लगभग कहानियां लिखी हैं, 17 इनके कहानी संग्रह आ चुके हैं और नागार्जुन के उपन्यासों पर इन्होंने एक शोध प्रबंध लिखा है। एक ऐतिहासिक पुस्तक हिमाचल के जन आंदोलन पर इन्होंने लिखा है, जो हिमाचल प्रदेश में जो जन आंदोलन होते रहते हैं। इनका एक उपन्यास जो है एक थी रानी खैरागढ़ी, इस पर इन्हें हिमाचल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और हाल ही में प्रकाशित सिंध का गांधी उपन्यास पर अमेरिका आधारित संस्था द्वारा प्रतिभा पुष्प पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। दोनों ही ऐतिहासिक उपन्यास हैं और भारत के विभिन्न प्रदेशों में ये पुरस्कृत हैं। गंगाराम जी, एक तो ये बताइए कि ये आप जो है वो आपने इतना सारा कुछ लिख लिया और प्रोफेसर भी रहे आप, तो पहला सवाल तो मेरा यही होता है कि आपका परिचय तो अभी हम आपसे और जानना चाहेंगे, लेकिन ये बताइए कि इतना समय कैसे आप निकाल पा रहे थे प्रोफेसर होने के बावजूद, कि आपने इतने उपन्यास लिखे, इतनी कहानियां आपने लिखी। समय तो मेरा समय जो इन साहित्यिक गतिविधियों में जो अधिक लगा है वो मेरी रिटायरमेंट के बाद लगा है। मेरी बहुत सी कृतियां, लगभग 80% जो कृतियां हैं वो 2002 के बाद ही आई है। उसके बहुत से उनके जो बैकग्राउंड था उन कृतियों को दिमाग में घूमता रहता था, लेकिन मेरे को लिखने का समय जो है 2002 के बाद ही लगा है। और अपने समय को मैंने एक व्यवस्थित रूप से रखा है। सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा पढ़ना और फिर 1 घंटा लिखना। मैंने एक तय किया है कि मैं दिन में 3 पेज लिखता हूं, 3 पेज जरूर लिखूंगा। और वो एक महीने के आखिर में 30 और 40 ही बनते हैं, क्यों बीच में किसी दिन छूट जाता है या पढ़ना हो जाता है, तो 30 के आसपास ही बन जाते हैं। तो 3 महीने में मेरी एक पुस्तक निकली, एक कहानी संग्रह निकल आता है जी। तो रोज आप लिखते हैं 3 पन्ना? 3 पन्ना मतलब 6 पेज? लगभग 4 पेज बन जाते हैं। A4 साइज के लैपटॉप के ऊपर 3 पेज का मतलब ही है कि वो 4-5 पेज के आसपास बनते हैं, डबल नहीं हो सकते जी। इस बीच मैंने ये देखा है कि आप जो है वो दिल ने फिर याद किया है, कोई सीरीज भी आप चला रहे हैं। जी 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 जी। और उसमें आप जो है रोमांटिक गाने गाते हैं, हैं? जी जी जी। और तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब जाहिर सी बात है आपका दिल तो अभी जवान होगा, तो जी 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 हाँ जी, दिल जवान है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि
जो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाते हैं उन सभी का दिल जवानी होता है शायद। और बच्चों के जो यंगस्टर के बीच में जो आदमी रहता है वो जवान ही रहता है। अगर जवान ना रहे तो क्षणिक में वो बूढ़ा भी हो जाता है। इसके पीछे मेरे दिमाग में एक काम कर रहा था कि लोग साहित्य पढ़ना या कुछ भी पढ़ना छोड़ गए। कोई पाठक नहीं मिलता आजकल, बहुत कम पाठक मिलते हैं। आप कहें, मैं ये कहूं कि 1% पाठक मिलता है। मैंने अपनी इस विधा को एक नई विधा देने की प्रयत्न किया है, जो लोगों ने लाइक किया है। क्योंकि लोग बहुत अच्छी फिल्म को देखने के लिए 500 से 600 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपए की पुस्तक नहीं खरीद सकते। क्योंकि खरीद इसलिए नहीं सकते कि वो पढ़ते नहीं है, फिल्म जरूर देख लें। तो ये जो आज की विधा है जिसको रोचक बनाया जा सकता है, मेरे दिमाग में आया कि अपने संस्मरणों से मैं उस विधा को लोकप्रिय बनाऊं, और शायद वो लोकप्रिय हो रही है। मेरे साथ मेरे दो पोते बैठे हैं। मैं इनका परिचय भी करा लूं, क्योंकि उनको वो बड़ी देर बैठ नहीं सकते, भाग जाएंगे। तो अरविंद जी, मैं वहां से शुरू कर लूं क्या, पोतों से? हाँ 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 जी, ये मेरे दो पोते। इनको जरा अगल बगल कर लीजिए ताकि दोनों को मैं देख सकूं। जी जी जी। नहीं, ये सही है, कैमरा मत हिलाइए। हाँ, अच्छा, ये मेरे दो पोते। बड़े हाँ, वाला हाँ, पोता कनक, बड़े वाला पोता कनक, और छोटे वाला पोता अनिल। हाँ। ये बहुत नटखट हैं। दोनों नमस्ते करेंगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये नमस्ते। दोनों बहुत नटखट हैं और बहुत होनहार हैं। इसलिए नहीं कि मेरे पोते हैं, इसलिए कि इनका जो IQ है बहुत तेज है। मेरे साथ कुछ ना कुछ करते हैं। मैं इससे पहले इनका एक एपिसोड आपको दिखाता हूं। ये एक एपिसोड दिखा दूं अरविंद जी? हाँ हाँ हाँ, वो मैं चाहता जी, भी था। जी। तो ये उसमें भी, उसके रंग में भी नहीं, बच्चे तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि आपने थिएटर वगैरह भी किया है, एक्टिंग वगैरह भी कभी की है? क्या चीज? एक्टिंग थिएटर। हाँ हाँ हाँ, बहुत किया है। मैंने अमिताभ बच्चन के साथ ये हिंदुस्तान की कसम में काम किया है। मेरे मित्र अजय देवगन के पिताजी वीरू देवगन थे, अब वो नहीं है। हाँ, तो उन्होंने वो फिल्म डायरेक्ट की थी, हिंदुस्तान की कसम। उसमें मैंने पत्रकार का रोल किया था। और जब शुरू में दूरदर्शन जब आया, तो दूरदर्शन में मेरी एक लिखी फिल्म थी गोल्डन चेन। उस पर भी फिल्म बनी, वो मेरी लिखी थी। लेकिन एक और फिल्म में, महापाप में, मैंने चाय वाले का रोल किया है। और ये एक एपिसोड, 25 कड़ियों का एपिसोड ओम स्वा आया, उसमें मैंने प्रोफेसर का रोल किया। मेरी हॉबी रही है एक्टिंग करने की, शुरू से ही, बचपन से ही। और इसका एक परिणाम ये भी हुआ कि मेरे दो बेटे हैं। एक बड़ा बेटा यहाँ हिमाचल में रहता है मेरे साथ, हम उसके साथ रहते हैं।
और छोटा बेटा बंबई में डायरेक्टर है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है फिल्मों का। आपने फिल्म देखी होगी सोनू की टूटी की सूटी, हाँ दे दे हाँ। प्यार दे दे, अजय देवगन की दे दे प्यार दे दे, और सी मेरे को अब भूल रहा हूं मैं, सारे जान से महंगा इत्यादि, वो फिल्में उसने डायरेक्ट की हैं। और आजकल अरविंद जी वहां से वो आ गए क्योंकि कोरोना, इनका काम बंद है। हम सब इकट्ठे हो गए हैं और मैं उसका फायदा उठाता हूँ, वो शूट कर लेता है इन चीजों को। वेरी जी, गुड। जी सर। हाँ, अब थोड़ा ये बताइए कि आप हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं इस समय। जी, अ, वैसे बेसिकली आप हिमाचल प्रदेश में कहाँ आपका जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई? मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ, जिला मंडी डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू से 100 किलोमीटर पहले। मैं एक गांव में पैदा हुआ, वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। हमारे समय में स्कूल बहुत दूर थे, 10 किलोमीटर दूर हम स्कूल जाया करते थे। पिताजी ने एक साइकिल ले रखी थी, उस पर जाते थे, बहुत से लड़के जाते थे। तो उस गांव के ही स्कूल में दूर जाकर के हमारी शिक्षा हुई, वहीं से हम पढ़ते रहे, आगे 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 पढ़ते रहे। और अपने गांव में सबसे पहला मैं ग्रेजुएट निकला हूं। अब तो बहुत से ग्रेजुएट हूँ, हर घर में ग्रेजुएट मिलेगा। अपने गांव से उस समय मैं सबसे पहला ग्रेजुएट निकला हूँ। जी सर। ये ये जो गांव है हमारा सुंदर नगर, जहां आजकल मैं रहता हूं, सुंदर नगर, ये बहुत ब्यूटीफुल टाउन है। इसका इसलिए इसको सुंदर नगर बोलते हैं। हिमाचल का जो जिन लोगों ने सुंदर नगर को देखा है वो कभी भूलते नहीं है। चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य, चारों आप बीच में खड़े होंगे, एक बहुत कृत्रिम झील है, उसके किनारे पर आप जब खड़े होंगे तो चारों तरफ जब पूरा आप 360 के एंगल में घूमेंगे तो चारों तरफ पहाड़ियों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई होगी। हिमालय की सबसे बड़ी लंबी रेंज धौलाधार रेंज जो 5,000 किलोमीटर की है, वो मेरे घर से दिखाई देती है। उसके ऊपर पड़ा हुआ बर्फ कभी भी नहीं पिघलता, हमेशा बर्फ रहता है। जब मैं सुबह उठता हूं तो सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है तो अरविंद जी क्या वो सुनहरी लगती है, ऐसी सुनहरी। मेरे को तो लगता है कि जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता है, हेम कोमले उषा सवेरे ढुलकाती सुख मेरे, ये वहीं से उठती है। ये कविता शायद कभी उन्होंने ये देखा होगा कि ये मेरी उषा जो है वो हेमकुंभ लेकर के ये स्वर्णिम धाराएं वहीं से डालती है। मेरे को ऐसा लगता है वो उस कविता को देखते हुए कि उन्होंने कहीं चाहे उत्तराखंड में वो दृश्य देखा हो, उसी तरह का दृश्य मेरे हिमाचल में यहीं से मेरे को दिखाई देता है। और मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ अरविंद जी। यहां से कुल्लू 100 किलोमीटर और 140 किलोमीटर मनाली है। और दूसरी दिशा की ओर शिमला यहां से 125 किलोमीटर है। मैंने अपना साहित्य, सारा का सारा साहित्य इसी के आसपास बुना हुआ है। जब मैं अपने बेटे के पास बंबई चला जाता हूं तो वहां भी मैंने रचना की है। मुंबई प्रवास की कहानियां भाग 1, मुंबई प्रवास की कहानी भाग 2 मैंने वहीं से लिखी है। जी अरविंद जी, बच्चों का एक दूसरा नृत्य में दिखाता हूं।
अरविंद जी, आप सुन रहे हैं मेरे को क्या? हाँ, और आपका प्रोग्राम भी देख रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बोला एक साइड पे आप नहीं थे। तो ये मेरे दोनों पोते मेरे साथ सारा काम करते हैं, दोनों पोते। और इनमें भी वो इंस्टिंक्ट है जो मेरे में है, जो इनके चाचू में है, वो इंस्टिंक्ट में हमेशा कायम रहती है जी। साहित्य पे बात करने से पहले एक सवाल है मेरे दिमाग जी में। सर जी। आप इतनी ऊर्जा लाते कहां से हैं? ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है, लेकिन वो वही अगर दिल जुबान है तो ऊर्जा अपने आप आ जाती है। मैंने कभी अपने को हारा हुआ नहीं समझा। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में कभी कुछ उतार चढ़ाव नहीं आए। ये जीवन में उतार चढ़ाव, एक पटरी पटरी नहीं जीवन चलता है। ये एक जीवन के बीच में उतार चढ़ाव हमेशा सभी के आते हैं। ऐसा नहीं है जो जीवन में उतार चढ़ाव ना आए वो जीवन नीरस सा बन जाता है। मैंने हर उतार चढ़ाव का मुकाबला किया, डट के किया। मेरे को चार्ली चैपलिन की एक बात याद आती है। चार्ली चैपलिन लोगों को उस समय सताते थे जब दो दो विश्व युद्ध से लोग त्रसित थे। उस वक्त तो सताते थे लोगों को। और उन्होंने एक अपने जीवनी में एक बात कही है कि जब मैं बहुत दुखी होता हूं तो अक्सर मैं बरसात में चलना पसंद करता हूं, इसलिए कि लोग मेरे आंसू ना देख सके। और बहुत अच्छे। ये इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं मस्त रहता हूं तो वो दुख का पड़ाव या दुख की चीजें वो मेरे इर्द गिर्द रहती हैं, लेकिन उनका क्षेत्र अपना है। उनके ऊपर पश्चाताप करना तो क्यों करना है, उसका मुकाबला करना। और मैं सभी को बोलता हूं कि उसका मुकाबला कीजिए और जियो खूब। मेरे बहुत अधिकांश कहानियों में ये मिलेगा। अगर आज समय मिला तो उस कहानी का, जैसे आपने बोला था कि पाठ करना, वो पाठ करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो लाइफ में आदमी में जो उत्साह होता है उसको कायम रखने के लिए उसको क्या करना चाहिए, वो मेरी बहुत सी कहानियों में आता है जी। ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में काफी साहित्यिक गतिविधियां होती रहती हैं और वहां पर शिमला में एक गेटी थिएटर है। मैं भी वहां एक बार गया था एक प्रोग्राम में जी। तो वहां पर जरा बताइए कि साहित्यिक गतिविधियां किस किस तरह की होती हैं वहां पर? वहां हिमाचल के सांस्कृतिक को के परिदृश्य को सामने रख करके अधिक होती हैं जो गतिविधियां वहां होती हैं। जैसे पहाड़ी लोक नृत्य होते हैं, पहाड़ी का जो कल्चर है, जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उसके ऊपर आधारित जो यहाँ के मूल नाटक हैं, उन नाटकों को लेकर के वार्ता होती है। उन नाटकों का रंगमंच किया जाता है। जो जैसे बांठड़ा बांठड़ा एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक नाटक है हिमाचल का। वो राजाओं के समय से, आदि समय से वो चला आ रहा था कि राजा के विरुद्ध में कुछ बात कहने के लिए लोगों में हौसला नहीं होता था, कोई उत्साह नहीं होता था। तो उस नाटक के माध्यम से व्यंग्यात्मक ढंग से लोग उसको प्रस्तुत करते थे और राजा की समझ में आता था और राजा उसका सुधार करता था। बहुत पौराणिक बातें हैं। इस तरह से बहुत से नाटक हर जिला में अपने अपने प्राचीन संस्कृति को लिए हुए हैं। उन्हीं का मंचन गेटी थिएटर में अधिक होता है। और जो आधुनिक हिंदी बोध की बातें हैं वो भी अधिकांश होती हैं। ऐसा नहीं कि उनके बारे में नहीं बोला जाता। तो दूसरे प्रदेशों से भी विद्वान आते हैं और यहाँ के दोनों मिला जुला प्रोग्राम होता है। और वो अक्सर महीने में एक आध बार अवश्य होता है।
आजकल कोरोना की वजह से बंद हुआ है, ऑनलाइन जैसे हम और आप बात करें उसी तरह से चल रहा है। तो जी ये बताइए कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही, ये लोक संस्कृतियों के बारे में और पुरानी मतलब नाट्य पद्धतियों के बारे में। ये अब धीरे धीरे एनरिच हो रही हैं कि धीरे धीरे ये विलुप्त हो रही हैं? कुछ समय पहले तो विलुप्त हो रही थी, लेकिन इस सरकार के माध्यम से, उनके उत्थान के माध्यम से ये बाहर निकल के आ रहे हैं। लोग एक जो बीच की कुछ समय ऐसा था राजाओं के, यानी स्वतंत्र भारत के बाद के कुछ वर्षों तक, यानी पिछली शताब्दी के 8वें 9वें दशक तक ऐसी कोई गतिविधियां नहीं थी। और वो पीढ़ी जो नव पीढ़ी है उनके दिमाग में उस प्रकार की बातें नहीं थी। लेकिन अब उनके दिमाग में उनके ये इस तरह से सरकारी ये कार्यक्रम होने के माध्यम से, या कुछ जो नाट्यशालाएं हैं हमारे यहाँ, जैसे कुल्लू में एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध नाट्यशाला है, केदार ठाकुर जी वहाँ बहुत बड़े सारे हमारे सारे देश में वो बहुत प्रसिद्ध नाट्यकर्मी है। उनके माध्यम से इस तरह से बहुत से नाट्यकर्मी है। बीच बीच में मेरे को इस वक्त और दूसरों का नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा है। तो उनके माध्यम से वो सांस्कृतिक गतिविधियां आगे आई हैं। और ये पीढ़ी भी, जो आज की पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी भी, और जो चले गई पीढ़ी, उनके दिमाग में तो धूमिल था ही, लेकिन इस पीढ़ी के दिमाग में भी इन लोगों, इन लोक कर्मियों की वजह से, नाट्य कर्मियों के कारण उनके दिमाग में वो चीजें आ रही हैं। आपने जो एक मैं परिचय आपका जब बता रहा था लोगों को, तो आपने हिमाचल के जन आंदोलनों पर कुछ काम किया है जी। तो जैसे मुझे बताइए कि हिमाचल में किस तरह के जन आंदोलन मतलब का जिक्र आपने अपनी पुस्तक में किया, और किस किस तरह के जन आंदोलन वहां पर होते थे और आजकल होते हैं? मैंने स्वतंत्रता के पहले के जो जन आंदोलन थे उन्हीं पर ही बात की है। ये जितने भी जन आंदोलन हुए वो राजाओं के खिलाफ हुए, राजाओं की क्रूरता पर और राजाओं के जो शोषण करते थे उनके खिलाफ ही हुए। 1912-13 के बीच में मंडी में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। उस जन आंदोलन का नायक जब एक बार राजा के पास गया तो राजा, उनके मंत्रियों ने राजा को मिलने नहीं दिया। और फिर जब वो दूसरी बार गया, 4-5 आदमियों को लेकर गया, तब भी मिलने नहीं दिया। लेकिन वो व्यक्ति हटा नहीं। मेरे को अभी एकदम से उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वो व्यक्ति, वो हटा नहीं। उसके बाद वो 20 आदमियों को लेकर के गया, तब भी वो हटा नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने अंत में जब वो 20,000 आदमियों को लेकर के मंडी शहर में पहुंचा, 20,000 आदमी 2009-10 में बहुत बड़ी संख्या हुआ करती थी। रानी खैरीगढ़ी राजा को बोलती रही। ये रानी खैरीगढ़ी का समय था जो उपन्यास मैंने अलग सा लिखा था। ये वो समय था। रानी खैरीगढ़ी अपने राजा, नहीं, ये समय काल आपने बताया, तो कौन सा समय काल था ये 1907 से लेकर के आगे का समय की बात कर रहा हूं। अच्छा, हाँ, ठीक। जी। तो उस समय में रानी खैरीगढ़ी ने राजा को समझाया कि इस आदमी की बात सुनिए, लेकिन राजा जब नहीं माना तो जो 20,000 आदमियों को लेकर के जब वो मंडी शहर में पहुंचा तो कोई भी जगह खाली नहीं थी। सब जगह आदमी देखे थे। तो राजा घबराया
और जब वो राजा खूब जब घबराया तो अपने को वो सरेंडर कर चुका था, उसकी सारी बातें मानी। एक मंत्री था, उसका नाम मेरे को याद आ गया, जीवानंद मंत्री। जीवानंद मंत्री को पद से हटा दिया गया। वो शोषण करता था, वो कर लगाता था, वो बेगार प्रथा, उसमें सब जगह सारे हिंदुस्तान में बेगार प्रथा थी। राजा दंड देता था, बेगार दंड के साथ वो हर घर वालों को एक आदमी बेगार प्रथा करनी पड़ती थी। मुफ्त का घर से खाना ले जाओ, राजा का पूरा काम करो, सारा दिन घर आए, ये अनिवार्य था, एक कानून था। उस कानून को उस आदमी ने तोड़ाया, वो कानून तोड़ा गया। ये एक जन आंदोलन था। इसी तरह से कुछ जन आंदोलन जो थे वो स्वतंत्रता के लिए भी उसके बाद शुरू होने हुए। वो स्वतंत्रता के आंदोलन बहुत जगह हुए। इसी तरह से एक धामी का आंदोलन भी हुआ, गोलीकांड धामी में पड़ा। उस धामी में उस जन आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि इसकी छानबीन की जाए। वहां की अंग्रेजी सरकार को पत्र लिखा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजा के द्वारा 2 आदमियों को गोली मार दी गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये धामी कांड का आंदोलन था और लोग आज भी उस धामी कांड को याद करते हैं। इस तरह से बहुत से आंदोलन हुए हैं। मैं दरअसल याद नहीं कर, मेरे को मालूम होता, आपने पूछने तो जन आंदोलन के बारे में बहुत सारी बहुत रोचक बातें हैं जो ये जन आंदोलनों के। चलिए कोई बात नहीं। जैसे एक बात बताइए कि जब भी मैं पहाड़ों की तरफ जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि वहां पर जो जंगल थे वो काट दिए गए हैं, पेड़ काट दिए जा रहे हैं और पहाड़ों को तोड़ के रास्ता बनाया जा रहा है। पहाड़ों को तोड़ करके वहां पर बिल्डर लोग अपने मकान बना रहे हैं। तो इसको लेकर के कोई आंदोलन हाल फिलहाल के वर्षों में हुआ है, नहीं हुआ है? इसके खिलाफ हिमाचल में जन आंदोलन नहीं हुआ। जैसे उत्तराखंड में 4 लाइन्स जब चली, उन लोगों ने जन आंदोलन उत्तराखंड में हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हमारे हिमाचल में इस प्रकार का जन आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन लोग जागरूक हो गए हैं। लोग अब आज के समय में सड़कें तो बन रही हैं, लेकिन कोई आदमी पेड़ नहीं काटता है। खुद स्वयं ही जागरूक हो गए, पेड़ काटना पाप समझ रहे हैं। लोगों ने बहुत बड़ा शोषण किया है, बहुत पेड़ काट करके बेच दिए हैं, राजनीतिज्ञों ने किया, हमारे बहुत से जंगल उजाड़ दिए गए हैं। लेकिन कुछ दशकों से ये जंगल फिर से उगना शुरू हो गए हैं, हमारा हिमाचल फिर से हरा भरा शुरू हो गया है, बनना शुरू हो गया है। लेकिन अभी जो कटाव सड़कों के कारण हो रहा है वो नहीं रुक पा रहा है, उसके कारण पहाड़ नीचे के नीचे गिरने शुरू हुए हैं। उस बारे में अभी तक कोई इस प्रकार का जन आंदोलन नहीं हुआ है। जी सर। वहां के जो बुद्धिजीवी हैं, जो कलाकार हैं, जो लेखक हैं, वो इस पर आवाज उठाते रहते हैं अखबारों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से या गोष्ठियों के माध्यम से? बिल्कुल उठाते रहते हैं। और हम लोग अपनी कहानियों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, पहाड़ों अखबारों के संपादकीय के माध्यम से ये बातें आए दिन उठती रहती हैं कि लोग यहाँ के अरविंद जी जागरूक हो गए हैं। कम से कम अब पेड़ नहीं काटा जाता है। मैं एक बात बताऊं कि परमार या वाईएस परमार जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त पेड़ नहीं काटे गए। शिमला में विशेषकर उन्होंने, अगर कोई आवश्यक ही हो कोई पेड़ काटना,
तो उसकी परमिशन केवल मात्र चीफ मिनिस्टर यशवंत सिंह परमार ही देते थे। और एक रोचक बात, उनकी धर्म पत्नी से जब विद्या स्टोक्स से उनका विवाह हुआ तो उनकी जगह शिमला शहर में थी, वो मकान बनाना चाहती थी। उसी मकान में एक पेड़ आता था, तो उस पेड़ को काटने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी, जो वाईएस परमार जी ने रिजेक्ट की। और आज भी सबूत है कि उसने भी जिद नहीं की और उस पेड़ को अपने मकान के बीच में लिया है। आज भी कभी आप माल रोड के ऊपर जाइए, अंतिम छोर पर उनका मकान है और वो पेड़ आज भी उनके घर के अंदर से ऊपर को उगा हुआ है। ये उस समय के राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने कानून बनाया और अपने को भी उस पर पूरी तरह से उसके ऊपर लागू होने दिया। जी सर। अब ये बताइए कि जैसे जो हिमाचल प्रदेश में आप लोग काफी एक्टिव हैं, तो और बाकी जो हिंदी साहित्य जगत है, ये आप लोगों को किस निगाह से देखता है? हिंदी साहित्य तो हमें नहीं देखता, हम हिंदी साहित्य को देखते हैं। जी, हम अरविंद जी, एक बहुत सच्ची बात है ये कि जो साहित्य होता है वास्तव में वो एक इतिहास होता है। प्राचीन समय का आप साहित्य देखिए तो उसमें जब उसको पढ़ेंगे तो उस समय के इतिहास की आपको जानकारी होगी और वास्तविक होगी। जो अलग से साहित्य इतिहास लिखा जाता है वो बनावटी भी हो सकता है, लेकिन साहित्य एक ऐसा विधा है जो उसमें सच्चाई की तौर पर ही एक इतिहास लिखा जाता है। मैं एक उपन्यास लिख रहा था, भैरव कभी नहीं मरा। भैरव उस को लेकर लिखा गया है जो आज बलात्कार हो रहे हैं। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये बलात्कार आदिकालीन है और ये ईसा से 1 शताब्दी पूर्व शूद्रक जी का चारू बाटिका शायद उस नाटक का नाम है, जिसमें उसकी नायिका चारू को जो खलनायक है वो ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो कर्तव्य है वो एक बावड़ी के पानी की तरह है, जिस आदमी को आवश्यकता पानी पीने की वो पानी पी के चला जाता है। तुम्हें भी इसी तरह से होना चाहिए। तुम्हें भी जो तुम हो, जो नारी है, वो दूसरों को तृप्त करने के लिए है, लोगों को, पुरुष जाति को जिसकी जो आवश्यकता हो उसको पूर्ण करें। ये 1 शताब्दी पूर्व, ईसा की 1 शताब्दी से ईसा की शताब्दी 1 शताब्दी पूर्व का ये नाटक है। तो ये आदिकालीन है। हमारी पुरानी कथाओं में इंद्र कम बलात्कारी था क्या? ये एक ऐसी इंस्टिंक्ट है जो केवल मात्र संस्कारों से, अच्छी बातों से ही सुधारी जा सकती है, कानून से नहीं सुधारी जा सकती। जिस देश में कानून बहुत सख्त हैं, हमसे भी ज्यादा सख्त हैं, उस देश में भी बलात्कार होते हैं। उस देश में जिसके चोरी करने पर बाजू काट दिया जाता है, वहां भी अपराध होते हैं। ये संस्कार ही, ये साहित्य ही उस चीज को दूर कर सकता है। ये संस्कार साहित्य के द्वारा ही लोगों में डाले जा सकते हैं। इसलिए मैंने वो लिखा है कि भैरव तो कभी मरा नहीं। भैरव आज भी जिंदा है, प्राचीन समय से भी जिंदा है, लेकिन उसको संस्कारों के द्वारा ही हम खत्म कर सकते हैं, उसको दूसरी तरफ को मोड़ा जा सकता है। जी सर।
नहीं, ये आपने अच्छी बात कही कि साहित्य तो संस्कार पैदा करता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि लोग तो साहित्य पढ़ते नहीं है, कहानियां पढ़ते नहीं है, पिक्चर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जी। और तो संस्कार तो मतलब ठीक करने के लिए साहित्य को क्या दूसरी भूमिका में आना पड़ेगा, या साहित्य को जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा? मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं कि लोग साहित्य नहीं पढ़ते हैं, लोग पढ़ते नहीं, पढ़ने की रुचि नहीं है, फिल्म देखने की रुचि है। और हमें साहित्य में, मैंने बोला कि इसी तरह से मेरे दिमाग में साहित्य को लोकप्रिय करने के लिए ये इसी तरह से एपिसोड हमें बनाने पड़ेंगे। मेरी एक कहानी बहुत जल्दी आ रही है जो इसी पर आधारित है, और उसको जब लोग देखेंगे तो इच्छा वर्ष, उसकी उत्सुकता से, रोचकता से उसको देखेंगे। जो मैंने देना चाहता था वो लोगों तक पहुंचेगा उसी के माध्यम से। समय के अनुसार, समय के होते हुए कुछ परिवर्तन होता आया है, हमारे साहित्य में भी परिवर्तन होता आया है। आज जो हमारी विधा इतनी आगे आई हुई है तो वो कुछ प्रगति का कारण है। लेकिन जब पढ़ना नहीं तो एक आधुनिक विधा के रूप में आप साहित्य लोगों को दीजिए। अभी मैं जो ललित जी हैं, एनबीटी के संपादक, उन्होंने आप बात को उसके खंड को, यानी उसको, उसके वीडियो को देखना पसंद करें, क्योंकि उसमें बहुत रोचकता है। मैं भी देखता हूं। और इसी तरह आपको अपनी कहानी को रोचक बनाने के लिए इसी तरह के वीडियो बनाने पड़ेंगे, ताकि लोग आपको देखें। आपका संदेश लोगों को पहुंचाने का ये माध्यम है। आज बुझारवाद जो है वो टीवी के माध्यम से, आज बुझारवाद जो है वो नेट के माध्यम से आपके घर तक घुस गया है, टीवी के माध्यम से आपके बेड तक घुस गया है। और वो बुझारवाद अपना काम कर रहा है, उसने अपना माल बेचना है। उस माल के प्रहार, उस माल की चोट वो घर में बैठे हुए लोगों पर कर रहा है, और लोगों के दिमाग में कुछ और ही हो रहा है। और इसी माध्यम से इसकी मुकाबला करने के लिए साहित्यकार को आगे आना पड़ेगा। ये नई विधा का उसको प्रयोग करना पड़ेगा, और इस विधा से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा, तभी लोगों की बात उन तक पहुंच पाएगी, अन्यथा नहीं पहुंच पाएगी। मैं आपको बताऊं, जो मेरा वीडियो है, मेरी जो पहले मैं बात लिखता था उसको बड़े मुश्किल से 200-250 लोग पढ़ते थे, और पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे ये नहीं मैं कह सकता, उसको लाइक करते थे 200-250। और जब मैं वीडियो के माध्यम से वो बात पहुंचाना शुरू की तो कम से कम 5 और 6 हजार लोग उसको देखते हैं। कहां से कहां पहुंचती है, 100 के आसपास लोग उसको शेयर कर रहे हैं। अर्थात मेरी बात जो है वो लोगों तक पहुंचना शुरू हुई है। इसलिए मैं लेखकों को बोलता हूं कि आप अपनी रचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस नई विधा का प्रयोग करें। लेकिन आपकी बात जो है वो दूर तक नहीं, और उसको रोचक बनाइए। आज हमारे पास जो मोबाइल आ गया है, हर आदमी कवि हो गया है और अपनी प्रशंसा जरूर करना शुरू कर गया है। अरे लोग तो उस जिसमें रोचकता है उसी को देखेंगे ना, जिसमें रोचकता नहीं है उसको नहीं देखेंगे। आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के, एक तो उसको रोचक बनाइए, और अपनी बात को बीच में जो महत्वपूर्ण है वो उस बात को जरूर रखिए, ताकि साहित्य अपना प्रभाव लोगों तक छोड़े, पहुंचे। जी सर। अब ये बताइए कि अभी कहानी सुनाएंगे अपनी, कि या आपने किसी उपन्यास के का सारांश बताएंगे? जो आपको लगेगा मैं उसको सुना दूंगा। कितने मिनट शेष है हमारे? मेरे पास अभी 15 मिनट हैं करीब।
तो फिर कहानी सुना देता हूँ कहानी। और वो कहानी भी इन मेरे पोतों के माध्यम से एक रोचकता वाली कहानी है कि कैसे जिए हम, क्या है इनका। तो उस कहानी को आप कहें तो मैं शुरू करूं? हाँ हाँ, सुना दीजिए प्लीज। और लास्ट में एक वीडियो और देखेंगे। राइट से जी जी। ये लड़का जो पीछे खड़ा है वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसको घर ले आऊं अपने। ये दोनों प्यारे हैं जी। आगे आगे बात करो। कनव, आइए बेटे, मैं कहानी ढूंढूं तेरी इतनी देर। आइए आप अंकल से बात करो। ये कनव है। नमस्ते अंकल। हाँ कनव, नमस्ते बेटा। आप इससे प्रश्न पूछिए। जी जी। नमस्ते अंकल। क्या करते हो तुम? पढ़ाई कर रहे हो? किस किस क्लास में हो? मैं 4th में हूँ, मेरा छोटा भाई 3rd में है। अच्छा, लेकिन तुम तो ज्यादा लंबे हो, एक साल के हिसाब से तो बहुत लंबे हो तुम, हैं? और ये तुम दोनों बढ़िया 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 ऊंचे बोलो, ऊंचे। नहीं, सुन रहा हूँ। और बढ़िया बढ़िया बजा लेते हो दादाजी के साथ, बढ़िया तुम जो है संगत देते हो, ये बहुत मुझे अच्छा लगता। तभी तो मैंने गंगाराम जी से कहा कि आप प्रोग्राम भी अपना बच्चों वाला जो दिखा दीजिएगा मुझे, मेरे लोगों को भी, ठीक है? ओके बेटा, नमस्ते करो। ठीक है बेटा, नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते। लीजिए, मेरी बहुत सी कहानियां इन दोनों बच्चों पर आधारित है। और एक मेरा कहानी संग्रह है बच्चों की कहानी, वो उसमें 4-5 कहानियां इन्हीं की है, बाकी शेष बच्चों की है। तो मैं अभी कहानी अपनी शुरू कर रहा हूँ नटखट भैरवराम जी। जी शुरू करूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। दादा राम के घर के 2 पोते, बस समझो सारे घर में कोहराम सा मच जाता जब दोनों बच्चे स्कूल से घर पहुंचते। दादा की नजरें भी पोते पर हमेशा ही जमी रहती, यह देखने के लिए कि महाराज क्या कर रहे हैं। और जब घर में उनके पोते हुए शांति हो तो समझो कोई खुराबात अवश्य ही हो रही होगी। टीवी पर देखें स्पाइडरमैन की कोई कला का प्रदर्शन, या गिलासों में पानी भरकर एक दूसरे पे फेंक रहे होते, या फिर होली के समय में लाई गई पिचकारियों में पानी भरकर एक दूसरे पे मार रहे होते हैं। बस इसी तरह से दादा एक दिन दोपहर को सोए आराम कर रहे थे कि छोटा नटखट पिचकारी में पानी भरकर लाया और दादा के पजामे में दे मारा। दादा तो जोर से चिल्लाया, क्या है वे, कौन है? देखा तो पजामा गीला, इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं। दादा ने इधर उधर आगे पीछे देखा तो कहीं कोई नहीं। तो दादा को तो पहले यह समझ ही नहीं आया कि क्या माजरा है। जब कुछ समझ नहीं आया तो सारा ध्यान पोतों पर ही गया। तभी दादी भी अंदर से आ गई। क्या हुआ, शोर क्यों? बच्चे कुछ कर गए हैं, या देखो मेरा पजामा। बच्चे तो नीचे खेल रहे हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। आपको अपना तो सपना तो नहीं? तुम भी भगवान हमें ही या देख, पजामा सारे के सारा तैर बतैर। पजामे को देखकर दादी जोर से हंसी। चुटकी लेने की आदत तो उसकी थी ही, जैसे सभी औरतों में होती है। बस सुसु अपने से हो गया और नाहक बच्चों का पर इल्जाम। तुम भी तो बाज नहीं आए अपनी हरकतों से। दादी को चारपाई के नीचे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी तो झांक कर देखा कि छोटे वाला नटखट हाथ में पिचकारी लिए हंस रहा था। तभी दादी के समझ में आया कि यह कारस्तानी तो इसी की है, और वह जोर से उसको खींचने लगी। छोटे नटखट ने जो पानी पिचकारी में रह गया था उसे दादी पर चला दिया। दादी ने भी उसे बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि पिचकारी का सारा पानी मुंह के अंदर। दादी की बोलती बंद। वह एक और हुई ही नहीं थी कि नटखट जी चारपाई के बाहर निकल एक और खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने क्या लगा। दूसरा नटखट स्पाइडरमैन की भूमिका में आ पहुंचा। दोनों नटखट खूब हंसने लगे
और इधर दादी मुंह में गए पानी को एक और थू थू करने में व्यस्त। यह सब देख दादा भी हंसी रोक नहीं सका। मेरे मुंह में गंदा पानी गया और हुआ है और आप हंस रहे हैं, थू थू। अब पता चला, पहले तो मेरे को ही बोल रही थी कि पजामे में अपने आप ही सुसु हो गया, और अब बता दादी की पिचकारी में पानी भी बाथरूम से भरा है। बड़े नटखट ने किसी नेता की तरह स्थिति को देखते हुए चुटकी ली। उसके बाद से दादी फिर बाथरूम में ही चली गई और बाहर उल्टी उल्टी करने की आवाजें सुनाई देने लगी। तो इधर दादा अपने गीले पजामे को बदलने लगा और हंसते भी जा रहा था। दोनों बच्चे अपने मम्मी पापा के सामने डर के कारण इस तरह से कभी भी शरारत नहीं करते। वे तो दादा दादी के सामने ही सब कुछ करते हैं। उन्हें मालूम है कि दादा दादी कभी मारते नहीं, और शरारत होती तो इन दोनों की अध्यक्षता में ही। उनके साथ या उनके सामने शरारत करने का भी उन्हें मजा आता, क्योंकि दादा दादी के पास ही उन्हें असली आजादी मिलती। इसी वो डेढ़ बूंद में जब बड़ा कुछ ज्यादा ही शरारती और जिद्दी बनने लग गया था। उसे लगता कि छोटे को छोटा कहकर सजा कम मिलती और उसकी गलतियों की सजा भी उसे ही मिलती। तू तो बड़ा है, तू ही सब्र कर लेता। मैं भी कितना बड़ा हूं। बड़ा अक्सर मार पड़ने पर बोलता रहता। वह धीरे धीरे जिद्दी बनता गया। जब वो शरारत करता तो उसकी मम्मी अक्सर कहा करती, इसके मुंह में मिर्च दो। दादा दादी को भी तो पोतों के बिना चैन कहां। स्कूल के बाद थोड़ी देर दिन में सोकर आराम तो करते हैं, परंतु पोते दादी को आराम करने ही नहीं देते। हाँ, दादू अक्सर आराम कर लेता ही था। सबसे ज्यादा अधिक दादा व्यस्त, उसे सबकी करनी पड़ती है। बेटे बहू अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले उन्हें बहुत से काम देते आए हैं। डैडी आज बच्चों की फीस बैंक में जमा करा आना, छोटे के स्कूल के बैग के रिपेयर करा आना, टलते हो जाना, बिजली का बिल भी दे आना आदि। फिर दादी के साथ जाना। दादी की भी अपनी ही फरमाइशें होती। उनकी फरमाइशें कोई पोतों से कम थोड़े होती। कभी बाजार जाना, ब्यूटिशियन के पास जाना, सब्जियां लाना आदि कई काम है जो वह दादा के साथ करती आई हैं। लेकिन घर में अपने को व्यस्त बताना ही सबको आता है। दूसरों के काम तो लगते ही नहीं है किसी को। यहां तक कि बच्चे अपने को बहुत व्यस्त बताने लगे हैं। स्कूल का होमवर्क, खेलना कूदना आदि, या खेलना कूदना भी अब उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया है। पापा मम्मा ने आपस में बातें करनी हो तो बच्चों को भगा देते हैं, जाओ खेल आओ जल्दी से। बच्चे हैं कि एक बार घर से की गिरफ्त से छूटे तो घर जाने का नाम ही नहीं लेते, चाहे फिर कितनी ही आवाजें क्यों ना लगाई जाए। फिर एक बार घर आए हुए अंकल आंटी की बातों में रस लेते बड़े नटखट ने कान लगाकर सुन लिया। यार, किसी की गाड़ी को चलाने से रोकना हो तो उसके साइलेंसर की पाइप में आलू डाल दो, देखो गाड़ी कभी स्टार्ट ही नहीं होगी जब तक कि आलू नहीं निकाल लेते। बस यह बात नटखट ने अपने यहाँ गांठ में बांध ली। उसे कुछ ना कुछ तो नया करना ही होता है, और सबसे पहले इसका प्रयोग अपनी ही गाड़ी में किया। सबने आज सोनू की ट्यूटी की स्वीटी फिल्म देखने जाना था। कार स्टार्ट ही ना हो, बच्चे भी गाड़ी में बैठे थे। उधर फिल्म के लगने का समय हो रहा था, टिकट भी ऑनलाइन ले रखे थे। इधर गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, बड़े को अपनी कारस्तानी याद आ गई। फिल्म देखने की इच्छा उसकी भी प्रबल थी। झट से दोनों नटखट कार से नीचे उतरे और गाड़ी से पीछे साइलेंसर की पाइप की ओर गए। आलू फंसा था। आलू इस तरह से पक्का किया हुआ था कि आलू उनसे निकले नहीं। पापा इधर आओ। क्या है? पापा ड्राइविंग सीट के से उतर करके पीछे की ओर हो लिया। या देखो आलू। पापा झट समझ गया कि खुराफात इन बच्चों की है। कल उनका दोस्त इसी बात को लेकर के बात कर रहा था और दोनों महाशय के कान उस समय खड़े थे। या तो मैं उस समय ही समझ गया था कि ये कुछ ना कुछ कर देंगे, परंतु ये पता नहीं था कि अपनी ही गाड़ी पर इसका प्रयोग कर देंगे। आलू निकाला और बोला, देखो ये बताओ किसने किया है, नहीं तो दोनों की सोनू की ट्यूटी की स्वीटी बंद। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वह गुस्से से बोला तो बच्चे डर गए। पापा बड़े ने किया है।
आलू तो तूने ही लाया था। बस बात स्पष्ट हो गई। बच्चे भी क्या करते, उन्होंने अभी अभी तो नई चीज सीखी थी। चैरिटी बिगिंस एट होम का सिद्धांत भी तो पापा मामा ने ही सिखाया था। फिलहाल एक 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 झापड़ दोनों को पड़ा। दोनों नाराज हो गए, कार में बैठने की बदले घर की ओर भाग गए। वे भी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके बिना कोई भी फिल्म देखने नहीं जाएगा, इसलिए जो उन्हें झापड़ पड़ा उसकी नाराजगी जतानी भी तो उनका फर्ज बन जाता है। फिर क्या, सबका मूड खराब होने लगा। दादा की बारी आई। वह तो आनी ही थी। दादा दादी उतरे नीचे और बच्चों को मारने उनके पीछे भागने लगे। वे कहां गिरफ्त में आने वाले थे। न दादा से दौड़ा जा रहा था न दादी से। थक गए तो बच्चों का गुस्सा गायब। जब दादा ने अपने को गिरने का नाटक किया तो दोनों आ पहुंचे दादा के पास, और फिर दादा ने उन्हें अपनी आगोश में भर लिया। उस समय सब ऊपर घर आ गए। बच्चों के मम्मी पापा को बहुत गुस्सा आया हुआ था। बच्चे अपने से बाहर होते जा रहे थे। बच्चों की मम्मी का पारा 7वें आसमान पर था। फिल्म का समय निकलने लगा था। एक तो पहले ही घर से लेट हो गए थे, दूसरे अब गाड़ी का काम हो गया। जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो बच्चे भाग निकले। मम्मी को गुस्सा तो आया वह था ही, बोली इसके मुंह में मिर्च दो। फिर क्या था, बड़े ने तो अपने आप ही मिर्च मांगने की जिद पकड़ ली। मम्मी ने सोचा था कि यह मिर्च के नाम से डर जाएगा, यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। वह तो अपने आप ही पलट कर मिर्च मांगने लगा। सोचने लगे कि बहू ने आज क्या पंगा ले लिया। उसने तो मक्खियों के छत्ते में हाथ दे मारा। उधर फिल्म चलने लगी होगी, समय निकलने लगा होगा। इधर फिल्म का ध्यान किसी को नहीं। अब तो इस नटखट का मिर्च का शो शुरू हो गया। दादा दादी के लिए एक नई समस्या। दादा दादी सब कोशिश करने के लिए लगे कि वह किसी तरह से शांत हो जाए, परंतु वह काम आने वाला था। अपनी जिद पर खड़ा रहा। मैं तो मिर्च खाऊंगा। देखो बेटे, मिर्च खाओगे तो मुंह जल जाएगा। मम्मी क्यों मुझे मिर्च खिलाने के लिए बार बार बोलती है? आज मैं मिर्च खाऊंगा ही। अरे फिल्म शुरू हो गई है, जल्दी करते हैं, फिल्म देखनी है। चलो बेटे, फिल्म देखने के बाद हम सब मिर्च खाएंगे। मैंने कोई फिल्म नहीं देखनी है, मैंने तो मिर्च खानी है। अभी लाओ मिर्च। घर वाले सारे परेशान हो गए। सोचने लगे कि यह अब बहुत ही जिद्दी हो गया है, इसका पता नहीं क्या करे। इसे समझाना चाहिए, मिर्च के बारे बताना चाहिए। सब कुछ करने के बाद भी जब वो माना ही नहीं तो दादा बोले, इसके धोती वाले टीचर शास्त्री जी जिनके यहाँ डरता है, पड़ोस में ही तो रहते हैं। संडे घर ही होंगे, उन्हें बुलाया जाए, वही इसे मिर्च खिलाएंगे। आखिर में उसके धोती वाले गुरुजी बुलाए गए। वे बच्चों को सीधा करने के महारथी माने जाते हैं। बच्चे उनके पहनावे से ही डरते थे। सफेद कुर्ता, नीचे सफेद धोती, गले में रुद्राक्ष की माला और ऊपर सर जो चाणक्य की तरह सभाचट किया हुआ। उसके मध्य लंबी चोटी, 6 फीट लंबे। स्कूल में अनुशासन ढीला पड़ता तो उनकी मदद ली जाती। वे संदेशा मिलते या सोच कर कि बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना है, तुरंत आ पहुंचे। आते शास्त्री जी सब ज्ञान प्राप्त कर सोचने लगे कि यह बच्चा क्या चीज है। उसने तो बड़े बड़ों की पटड़ी पर खड़ा किया है। अपनी शिखा पर हाथ मारते हुए एक हाथ नटखट के सिर पर रखते हुए बोले, मिर्च खाएगा? खाऊंगा। क्यों खाएगा? मम्मी बोलती रहती है, आज खाऊंगा ही। लाओ मिर्ची। शास्त्री जी के आदेश पर बड़ी लाल सी मिर्ची लाई गई। ले खा इसे। नटखट ने मिर्ची हाथ में पकड़ी, देखी और नीचे रखते हुए बोला, आधी खाऊंगा। गुरुजी ने मिर्ची के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा नटखट की ओर करते हुए शास्त्री जी बोले, लो खाओ। नटखट ने मिर्च को हाथ तक नहीं लगाया, बोला, यह आधी पहले आप खाओ तभी खाऊंगा। शास्त्री जी क्या करते, अपने नाम को बट्टा थोड़े लगाते। सोच रखा था कि इस बालक को ठीक करना है, नहीं तो अपना नाम बदनाम हो जाएगा। बस फिर क्या, शास्त्री जी अपना नाक पटक कर किसी न किसी ढंग से आंख बंद करते हुए आधी मिर्च खा गए। पीछे से पानी के 3 गिलास गट कर गए। फिर भी शीशी करते अपने दांतों को पीसते हुए बोले, लो अब खा। बस शास्त्री जी को मिर्च खाते देखते ही नटखट दहाड़ने लगा।
जोर जोर से रोने लगा, आप शास्त्री जी जो टुकड़ा खा गए वो मुझे खाना था, जो मैं नहीं खाता। बस फिर क्या था, शास्त्री जी को पहले ही मिर्ची लगी थी, अपनी धोती पकड़ करके नटखट भैरवराम जी कहते हुए शीशी करते हुए भाग गए। जी सर। शानदार कहानी है और बच्चों के मानसिकता पर आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। जी जी सर जी। तो हम लोगों की बातचीत काफी अच्छी हो गई और एक कहानी हम लोगों ने सुन ली। अब आपका एक और रंगारंग प्रोग्राम और जी जी। जी सर। बहुत बढ़िया। आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा बेमिसाल हुआ। जी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा और आपकी बातें, आपकी एक्टिंग, आपकी ऊर्जा, आपकी कहानी लोगों को काफी पसंद आई होगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को ये मंच दिया, लोगों से परिचय करवाया, आपसे परिचय हुआ। कभी मिलेंगे जिंदगी के किसी मोड़ पर, जरूर मिलेंगे। आप हमारे पहाड़ों में आइए, मेरा नंबर आपके पास है। मैं सर्दियों में यहाँ नहीं होता हूँ, गर्मियों में और 9 महीने यहाँ होता हूँ हिमाचल में ही। कभी भी कोरोना को जाने दीजिए और फिर कभी यहाँ पूरी फैमिली के साथ आइए। और जो सुन रहे हैं, जितने भी साहित्यकार अगर मेरी बात सुन रहे हैं, उनके लिए भी मेरा न्योता है, आइए, हम आपका सबका यहाँ स्वागत है। और जाते जाते एक कोरोना का गाना भी आपको मैं दिखा के वो जाता हूँ, उसी के साथ ही अलविदा। थैंक यू सो मच। अभी 1 मिनट अरविंद जी, कोरोना वाला गाना। कोरोना वे तेरा बेड़ा कैसे घर विच कहती हो के रह के, कोरोना वे तेरा बेड़ा बैजे। लॉकडाउन कितने दिन रहूगा, सुन मोदी दा भाषण वे। रोटी दा फिक्र पिया, रोटी दा फिक्र पिया, घरे थोड़ा रह गया राशन। रोटी दा फिक्र पिया, घरे थोड़ा रह गया राशन। ओ लोकी सारे डरे पए ने, नी आपो अपने घरे पए ने। ओ लोकी सारे डरे पए ने, आपो अपने घरे पए ने। सुनिया सब्बे सड़कां ना कोई गड्डी पैं पैं करदी, बाहर फिरे कोरोना नी, बाहर फिरे कोरोना नी। अंदर तू टैं टैं करदी, बाहर फिरे कोरोना नी, अंदर तू बुड़ करदी। नमस्कार सर, सबका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। नमस्कार जी सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ। जी जी, फिर मिलेंगे जरूर सर। जी जी।